नमस्कार, प्रणाम। मैं अविनाश वारदात तक के एक नए एपिसोड में आज इस सच्ची घटना के साथ आप लोगों के बीच में आया हूँ। ये सच्ची घटना उत्तर प्रदेश का एक जिला लगता है नोएडा, और इसी नोएडा के अंतर्गत एक परिवार रहता है। उसी परिवार में एक लड़का होता है जिसका नाम संतोष होता है। संतोष, जिसकी उम्र 26 साल होती है। ये पढ़ने लिखने में बड़ा ही तेज होता है और इसने जैसे ही इंटर कंप्लीट किया तो फिर ये जा करके एक कंपनी में जॉब के लिए अप्लाई करता है और वहीं पर इसकी जॉब लग जाती है। ये एक प्राइवेट सेक्टर जो कंपनी होती है, उसी कंपनी में बतौर एक वर्कर के तौर पे वहाँ पर उसकी जो पेमेंट स्टार्टिंग की होती है वो लगभग 18,000 रुपये से स्टार्ट होती है। लड़का बहुत ही होनहार होता है, सुशील होता है। अब इसी वजह से उसका प्रमोशन भी होता जाता है। वक्त का पहिया तेजी से घूमता है और ये जो संतोष है, इसका प्रमोशन तो होता ही है, साथ ही साथ अब इसके परिवार के ऊपर ये जिम्मेदारी आती है कि अब इसकी शादी कर दी जाए। अब इसीलिए संतोष के लिए लड़की देखी जाने लगती है, लेकिन कोई लड़की उसको पसंद ही नहीं आती थी। लेकिन एक दिन अचानक से इसके ऑफिस में एक नई लड़की की एंट्री होती है। इस लड़की का नाम राधा होता है। दरअसल राधा की जो उम्र थी वो 24 साल के करीब थी। राधा भी इंटर क्वालिफाई करने के बाद से वो बीएससी कंप्लीट कर ली थी। उसके बाद से उसकी भी उसी कंपनी में जब जॉब लगती है तो वो आकर के जब ज्वाइन करती है तो फिर ये इन दोनों के बीच में दोस्ती हो जाती है। अब धीरे धीरे ये जो दोस्ती है, इसका सिलसिला अब प्यार में बदलने लगता है। और ये जो प्यार है, अब जब परवान चढ़ने लगता है तो फिर ये दोनों शादी करने की सोचते हैं। लेकिन शादी करने से पहले इनके परिवार में मंजूरी चाहिए होती है। तो अब इसीलिए ये दोनों अपने परिवार से बातचीत करते हैं। अब बातचीत करने के दौरान ये फिर इनके परिवार वाले भी मान जाते हैं और ये लोग अब शादी करने के लिए डेट फिक्स कर लेते हैं। दरअसल ऐसा पॉसिबल है अब इसलिए क्योंकि एक मेरा ही रिलेशन है, वहाँ पर एक लड़का है जिसने जहाँ तक मैं उसको जानता हूँ, वो जहाँ भी शादियों में जाता था वहाँ पर भी वो लड़कियों के चक्कर में पड़ा रहता था। यानी कि कोई ना कोई उसको लड़की चाहिए होती थी जिसको वो अपनी गर्लफ्रेंड बना सके। लेकिन उसकी किस्मत इतनी खराब थी कि वो जिस भी लड़की को पटाता था, कहना उचित नहीं होगा, लेकिन वो लड़की किसी और से पटी होती थी, या तो फिर उस टाइम पे भी किसी और से वो फंस जाती थी। लड़का बड़ा ही परेशान रहता था। अब वो लड़की के पीछे अपना दिन रात एक कर दिया करता था। जहां भी शादी में जाता था वहां पर शादियों में वो लड़कियों को ताड़ता ही रहता था, लेकिन उसका दाल नहीं गलती थी। अब ऐसे ही ये वक्त गुजरता है, लेकिन उस लड़के की किस्मत देखिए। अभी मेरी उससे कुछ समय पहले बातचीत हुई थी और एक तरह से रिलेशन का भी है, तो पता ही चला है कि उसकी जो शादी थी, एंगेजमेंट जो थी, वो अप्रैल महीने में फिक्स की गई थी। लेकिन घर बनवाने के लिए इसलिए उसकी एंगेजमेंट को टाल दिया गया। नवंबर में उसकी शादी फिक्स हुई है, एंगेजमेंट होगी फिर शादी हो जाएगी। दरअसल इसको बताने का मतलब ये था कि जो लड़का था एक शादी में गया हुआ था और वहीं पर उसकी मुलाकात एक लड़की से होती है जिस लड़की का नाम विनीता होता है। और उस विनीता जो थी वो भी नोएडा में ही रहती थी और वहीं पर एक प्राइवेट कंपनी में वो भी लड़की जॉब करती है। और उससे उसकी बातचीत होती है और बातचीत के दौरान वो लड़की उस लड़के को अपने यहाँ बुलाती है, यानी अपने रूम पे बुलाती है और इन दोनों की बातचीत होती है। उसके बाद लड़की ने अपनी ही कंपनी में उस लड़के की जॉब लगवा दी है और दोनों अब बहुत ही अच्छी जिंदगी जी रहे हैं। अब उनकी जो शादी वो नवंबर में होगी, परिवार की मर्जी से होगी, और दोनों अभी लिव इन में रह रहे हैं, एक ही रूम में रहते हैं और वहीं पर अपना समय काट रहे हैं और दोनों जॉब कर रहे हैं। तो ये मैं जब आपको कहानी सुना रहा था तो मुझे वो याद आ गया, तो मैंने सोचा कि आपको बताना चाहिए, क्योंकि शादियों में ये सीजन चलता है। तो अभी शादियों का सीजन स्टार्ट होने वाला है, 18 तारीख से शादियां हैं। तो जो भी हमारे भाई हैं, अगर वो लोग अगर ऐसा चाहते हैं तो हो सकता है कि हाथ पैर अपना मारते रहे शायद हो सकता है कि कहीं ना कहीं कुछ काम उनका बन ही जाए। आते हैं कहानी पे। तो जो संतोष का परिवार है और जो राधा का परिवार है, ये लोग शादी के लिए मान जाते हैं। तो फिर उन्होंने कहा कि अब हम लोग वहाँ पे आ नहीं सकते, हम लोग को छुट्टी मिल नहीं रही है, तब इसीलिए हम लोग यहीं पर कोर्ट मैरिज कर लेंगे और फिर मंदिर में शादी कर लेंगे। बाकी जब घर पे आएंगे तो फिर हम लोगों की धूमधाम से शादी वगैरह होगी। तो परिवार वाले भी हामी भर देते हैं और दोनों वहीं पर कोर्ट मैरिज कर लेते हैं और वहीं पर एक साथ रहने लगते हैं। फिर इधर वो लोग फिर जब कुछ समय बाद, यानी कि लगभग 1 साल का वक्त गुजरता है, और उसके बाद दोनों पति पत्नी यानी कि संतोष और राधा दोनों गांव पहुंचते अपने। और वहां पर जो एक रीति रिवाज होता है हिंदू में बहुभोज का, वो कराया जाता है, रिसेप्शन कराया जाता है और वो भी बेहद भव्य कराया जाता है। और लोग आते हैं और उन लोगों को, वर और वधू को आशीर्वाद देते हैं और दे करके अपने घर जाते हैं खाना खा करके। उसके बाद संतोष और राधा फिर से उसी नोएडा में सेक्टर 10 में पहुंचते हैं और वहीं पर रहने लगते हैं। लेकिन इधर जो संतोष है,
अब वो चाहता कि है कि अब उसकी जो पत्नी है वो जॉब न करे, क्योंकि घर पे ही रहेगी तो सही रहेगा। अब इस बीच इन लोगों के बीच में कोई संतान भी नहीं होती है। अब ये दोनों पति पत्नी बस अकेले रहते हैं। लेकिन जो राधा है वो घर ही पे रहा करती है और जो भी काम धाम है वो किया करती है। अब जो संतोष है वो जॉब किया करता है, शाम को आता है और फिर दोनों साथ रहते हैं, फिर सुबह में फिर जॉब चला जाता है। अब इधर इस बीच जो राधा है वो घर पे अकेली रहती है, तो ये फोन पे इधर उधर बातचीत भी किया करती थी। कुछ समय बाद जो संतोष है उसके पेट में दर्द होने लगता है और दर्द इस कदर बढ़ने लगता है कि फिर जब वो चेकअप कराता है तो उसको पता चलता है कि उसके अंदर कहीं पेट में कि कोई ऐसी जगह है जहां पर उसको कैंसर हो चुका है, आंत वाली थैली में या फिर जहां भी वो हुआ हो एक जगह उसको। जब कैंसर वाली बात आती है तो जो संतोष इस बात को सुनता है तो पहले से ही परेशान तो था ही, लेकिन अब तो और हो जाता है, क्योंकि उसको पता चल गया कि अब वो बस कुछ ही दिनों का मेहमान रह गया है, अब वो इस दुनिया में ज्यादा दिन तक नहीं रहेगा। अब ये बात आकर के वो अपनी पत्नी को बताता है, तो पत्नी कहती है कि ठीक है, कोई बात नहीं है, आप इस बात की इतनी चिंता मत करिए, इसका इलाज होगा, वो सही हो जाएगी। अब ऐसे ही वक्त गुजर रहा था, लेकिन राधा ने अपने पति को तो तसल्ली दे दी थी, लेकिन अब वो खुद नहीं समझ पा रही थी कि आखिर वो करे भी तो क्या करे। वो सोचती है कि एक व्यक्ति से तो मैंने प्यार किया था, उसे शादी भी की, उसके साथ जीने मरने की कसमें खाई, पूरा जीवन बिताने की कसम खाई थी, लेकिन ये तो आधे रास्ते में छोड़ करके जाने वाला है, आखिर अब करे भी तो क्या करे। अब उसको पता होता है कि उसका पति जो है वो अब जिस दुनिया में नहीं रहेगा, क्योंकि जब जिसको पता चल जाता है कि उसको कैंसर है, अब वो दिन पर दिन उसको अब नजदीक आ रहा है उसका दिन मरने के लिए, तो आदमी वैसे ही टेंशन में घबरा करके दुबला पतला होता जाता है और उसको अपने शरीर को छोड़ता जाता है। अब वो धीरे धीरे बिस्तर पे पड़ने लगा था, अब वो ज्यादा कहीं आता जाता नहीं था। अब जो राधा है वो कहती है कि अब मैं कंपनी जाऊंगी, मैं जॉब करूंगी, आप घर पे रहिए, आप जाएंगे तो थक जाएंगे और आपकी तबीयत बिगड़ जाएगी तो बड़ी दिक्कत हो जाएगी। अब इधर जो राधा है वो कंपनी जाने लगती है और इधर जो संतोष है वो घर पे रहने लगता है। लेकिन जो राधा कंपनी जब ज्वाइन करती है तो फिर कुछ समय बीतता है, यानी कि लगभग 4 या 5 महीने का वक्त गुजरता है। तो इसी बीच जो राधा की मुलाकात है एक मनोज नाम के लड़के से हो जाती है। अब इधर जब मनोज और राधा की आंखें जब चार होती है तो फिर दोनों के बीच में दोनों के जो प्यार है वो परवान चढ़ने लगता है। अब ऐसे ही वक्त गुजर रहा होता है, लेकिन वो जो राधा है अब घर पे भी आती तो आए टाइम फोन पे बातचीत किया करती थी, अब बहुत ज्यादा ही फोन पे बातचीत किया करती थी। अब इस वजह से जो संतोष है अब उसको कहीं ना कहीं अपनी पत्नी पे शक हो गया था। देखिए, एक यहाँ पे मैं आपको रोकना चाहूंगा, इसलिए कि देखिए एक पति जो था वो इतने दिन गया जॉब किया, लेकिन उसका किसी भी लड़की से अफेयर नहीं हुआ, लेकिन वही पत्नी गई तो फिर उसका 3 या 4 महीने में दूसरे से अफेयर हो गया। लेकिन कहीं ना कहीं जो उसकी मानसिकता है इसके पीछे एक राज छुपा था, जो आपको आगे पता चल के पता चलेगा। दरअसल अब जैसे ही संतोष को इस बात की जानकारी लगती है कि ये किसी और से बातचीत करती है, संतोष कोई भी बात कहता तो वो उसको झल्ला करके डांट देती थी, फटकार देती थी। अब ऐसे ही वक्त गुजरता है तो अब इन दोनों के बीच में जब बहस होती है तो फिर झगड़ा इस कदर बढ़ जाता है कि जो राधा है अपने बीमार पति को छोड़ करके और अपने मायके चली जाती है और फिर वो आने का नाम ही नहीं लेती है। अब इसीलिए जो संतोष है अब परेशान रहने लगा था, सोचा कि अब तो उसका आखिरी वक्त चल रहा है, तो अब इस वक्त में अगर उसका साथी कोई है तो उसकी पत्नी ही बनेगी। तो वो अपनी पत्नी को मनाता है, चुनाता है, फिर उसको अपने ससुराल से यानी कि मायके से और अपने ससुराल यानी कि नोएडा में लेकर के चला आता है। कहीं ना कहीं वो अब वही उसका ससुराल था। अब जैसे उसको लेकर के आता है तो फिर यहाँ पर दोनों एक साथ रहने लगते हैं। लेकिन अब इधर जो राधा है वो मनोज से अब दूरी बना ली थी, कहीं ना कहीं उसकी जो नजदीकियां थे वो संतोष के प्रति अब उसकी सहानुभूति हो गई थी, क्योंकि ये बीमार है। मनोज से जब दूरी बनती है तो फिर मनोज परेशान रहने लगा था। लेकिन अब धीरे धीरे जैसे ही वो नोएडा पहुंचती है तो फिर इन दोनों के बीच में यानी कि जो मनोज और राधा के बीच में जब एक बार शारीरिक संबंध बनते हैं तो वो सुख जो संतोष नहीं दे पाया था वो सुख मनोज दे देता है। तो फिर राधा की कहीं ना कहीं जो मानसिकता है वो मनोज के प्रति ज्यादा हो जाती है। अब इसीलिए ये दोनों परेशान रहने लगते हैं। अब जब भी वो संतोष राधा के पास जाने की बात करता है यानी उसके साथ संबंध बनाने की बात करता तो राधा उसको झल्ला करके डांट दिया करती थी कि तुम खुद तो मरने वाले हो, मुझे भी मार दोगे। अब ऐसे शब्दों का जब प्रयोग करती है तो फिर जो संतोष है उसको बड़ा ही दुख होता था। लेकिन अब एक दिन वो बाजार जाता है, बाजार जा करके वहां से कुछ शक्तिवर्धक गोली लेकर के आता है, पावर की गोली लेकर के आता है। और जब शाम का वक्त था, जब खाना बन जाता है तो उस खाने में यानी कि जब जो उसकी पत्नी खाना बनाई रहती है उसमें जो वहां पर एक दूध रखा रहता है, क्योंकि उनका जो रूटीन था वो शाम को वो लोग दूध पीते थे। अब उसी दूध में वो दवा को मिला देता है और मिलाने के बाद से
वहीं पर जाकर के बैठ जाता है और जिस गिलास में मिलाया रहता है तो वो गिलास उसको पता ही थी। तो उसकी पत्नी जब लेकर के आती है, दोनों खाना पीना बैठ करके खाते हैं। उसके बाद से जब पत्नी उसकी दूध पीती है तो फिर उसको दवा की ओवरडोज की वजह से वो बेहोश हो जाती है। और जैसे वो बेहोश होती है तो फिर वो जो संतोष है अब उस औरत को उठाता है और वहीं पर एक बगल में ही नीचे चटाई होती है, उसी चटाई पर उसको गिर सुला देता है और उसके साथ पूरी रात हैवानियत करता है। पूरी रात उसके साथ शारीरिक संबंध बनाता है। क्योंकि वो जब होश में थी और जब वो सही मूड में रहा करती थी तो मनोज के संतोष के पास ही नहीं आया करती थी। लेकिन अब संतोष को मौका था तो पूरी रात शारीरिक संबंध बनाता है। लेकिन अब जब जब वो बेहोश थी तो उसके फिंगरप्रिंट से उसका जब फोन खोलता है तो उसमें उस मनोज नाम के लड़के का नंबर मिलता है। और फिर उसकी जो चैटिंग होती है, जब चैटिंग पे वीडियो कॉल पे जो बातचीत हुई रहती है उसकी ड्यूरेशन देखता है, यानी कॉल देखता है। और जो ये उसकी पत्नी यानी कि जो राधा थी वो अपनी अर्धनग्न तस्वीरें अपने प्रेमी यानी मनोज को भेजी रहती है बाथरूम से, अलग अलग जगहों से। जब उन तस्वीरों को मनोज देखता है तो उसका मनोज के प्रति एकदम खून खौल जाता है और संतोष वहीं पर फैसला करता है कि अब वो इसको छोड़ेगा नहीं। और उसने वहीं पर उसकी गला काट करके हत्या कर दी। हत्या करने के बाद वो वहां से भागता नहीं है, बल्कि तुरंत वहीं पे नजदीकी जो थाना होता है नोएडा में, सेक्टर 10 के पास जो थाना होता है उसी में फोन करता है। और फोन करने के बाद कहता है कि यहाँ पर एक कत्ल हो गया है, यानी कि उसने अपनी पत्नी का कत्ल कर दिया है। अब जैसे ही कत्ल की बात पुलिस सुनती है तो फिर मौके पर वहीं पर पहुंचती है। पहुंचने के बाद से पुलिस उसको अरेस्ट करती है और उससे पूछताछ किया जाता है कि आखिर ये बताओ कि तुमने इस महिला का यानी कि अपनी ही पत्नी का कत्ल क्यों किया। इस पर संतोष कहता है कि इस मेरी पत्नी को जब ये बात पता चल गई थी कि मुझे कैंसर है और मैं ज्यादा दिन तक नहीं जी पाऊंगा, तो ये मुझसे दूरी बना ली थी और ये अलग अलग मर्दों के साथ संबंध रखती थी। वो सारी तस्वीरें दिखाता है पुलिस को और दिखाने के बाद से फिर कहीं ना कहीं जो संतोष है अब उसको गिल्टी भी नहीं फील था कि वो ऐसा कांड कर दिया है, ऐसा कृत्य कर दिया है। लेकिन जो पुलिस है उसने राधा की बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेजा है। साथ ही साथ मनोज से को भी उठाया जाता है, उससे भी पूछताछ की जाती है। लेकिन इसमें मनोज का कोई हाथ ही नहीं होता है, कोई मतलब ही नहीं होता है। इस वजह से मनोज बाइज्जत बरी हो जाता है। लेकिन संतोष जेल की सलाखों के पीछे चला जाता है। लेकिन अब इसका ज्यादातर वक्त तो जेल में ना बीतता है बल्कि हॉस्पिटल में बीतता है, क्योंकि इसको कैंसर तो था ही और कैंसर का इलाज जो है वो सरकार करा रही है। अब वो हॉस्पिटल में है और फिलहाल वो अभी ठीक ठाक जीवन वो अभी जी रहा है। लेकिन देखिए वो कब तक जीता है इसका कोई ठिकाना नहीं है, क्योंकि कैंसर है। और लेकिन सरकार की एक बात बहुत अच्छी है कि सरकार रोगियों का इलाज बहुत अच्छे तरीके से कराती है। जैसे हमारे मुख्तार अंसारी साहब थे, उनका इलाज उन्होंने बहुत बखूबी किया। इधर जो एक और पता नहीं क्या नाम था, अजमल कसाब था, जिसने हमारे भाइयों को गोलियों से भूना था, वैसे दरिंदों को हमारी सरकार बैठा करके खाना खिलाई थी। वैसे दरिंदों को तो खड़ी चौराहे पे खड़ा करके गोलियों से भून देना चाहिए था ऐसे दरिंदों को। तो फिलहाल आज की ये थी कहानी। इस पूरे घटनाक्रम को सुनाने का उद्देश्य किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं था, बल्कि आपको जागरूक करना था, आपको सचेत करना था। हालांकि जो राधा थी उसको ऐसा नहीं करना चाहिए था। शायद अगर उसकी जगह पे अगर कोई दूसरी औरत होती तो ऐसा नहीं करती। उसको ये लगता कि उसके पति की तबीयत खराब है तो फिर वो इस बात को समझती और शायद वहां पर एक जान बच जाती। लेकिन खैर कौन किसको समझाए, तो इसीलिए हम आप तक कहानी लेकर के आते हैं कि आप तक ये कहानियों पहुंचाएंगे तो आप शायद सतर्क हो सकेंगे, जागरूक हो सकेंगे। तो चलिए जाते जाते कुछ हमारे भाई हैं जिन्होंने कमेंट करा है, मैं उनके नाम लेना चाहूंगा। ब्रिजमोहन यादव जी हैं, अभिषेक मौर्य जी हैं, ये भदोही से हैं। कमलेश राजपुत्र जी हैं, ये दिसपुर औरैया से हैं। किशोर चंद जी हैं, दाऊद खान जोधपुर से है। और लालजी यादव जी हैं, ये प्रतापगढ़ से है, जहाँ पे हमारे राजा भैया का गढ़ है। फतेह राय सोनी जी हैं। डॉक्टर AK अग्निहोत्री जी हैं। सुनील चौधरी जी हैं, सेंट्रल जेल बीकानेर से। राकेश जी है यूएसए से, ये रहने वाले लखनऊ के हैं, फिलहाल ये यूएसए रहते हैं। संजय गुप्ता जी हैं जौनपुर से। महेश यादव जी हैं मैनपुरी से। जंग बहादुर शर्मा जी हैं, ये रहने वाले कासगंज थाने के हैं, यानी कि बस्ती जिले के रहने वाले हैं। अरुण सिंह जी हैं। राम सागर जी हैं, शिव कुमार राम जी हैं। और एक रोहन खान जी हैं, ये MR है किसी कंपनी में। तो ये थी आज की पूरी कहानी। और आप तमाम लोगों का तहे दिल से शुक्रिया कि आप लोग इतना प्यार और सपोर्ट बनाए रखें। उम्मीद है कि ऐसे अपना प्यार और सपोर्ट बनाए रखेंगे। चलिए मिलते हैं एक और सच्ची घटना के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।